बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। साल 2019 में जो स्मार्ट सिटी के सपना देहरादून की जनता को दिखाए गए थे वह अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। हालांकि शासन प्रशासन का यह दावा है कि 2022 तक स्मार्ट सिटी के सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन 2023 का जुलाई इस वक्त चल रहा है और प्रशासन के किए गए सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस बीच प्री मानसून भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। मानसून आने के बाद ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो 10 जुलाई से प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू होने वाला है। फिलहाल बारिश होने से जो स्मार्ट सिटी का काम अधूरा छूटा हुआ है, उसकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सीवर लाइन के निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे और इलेक्ट्रॉनिक लाइन और अंडरग्राउंड करने के लिए सड़क किनारे बनाए गए गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने के कारण आम जनमानस को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो काम है वो तो करीबन 2 साल 2.5 साल पहले हुआ था, जो मेन पटरी का काम था और जो टाइलें लगाई गई थी वहां पे। अभी जो काम हुआ है रिसेंटली वो फसाड का हुआ है और ब्लैक टॉप की गई है वहां की रोड। ये 2 कार्य हैं जो अभी हुए हैं और वो कार्य जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा फुटपाथ का एक पोर्शन था जो छूटा हुआ था, जो अभी ऑन गोइंग है वहां पे और वो कार्य चल रहा है। जगह जगह जो बिजली की तारें हैं वो खुली हैं। अभी तक मतलब अगर इस बरसात के सीजन में कोई भी तार कटती है तो खतरा है। नहीं, इसके लिए एक्सीएन जो हमारे यूपीसीएल के हैं और जो एसई साहब हैं उनको क्लियरली बताया गया है कि जहां जहां इस तरह से तार खुले हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, जिससे कि जब बरसात का सीजन जब पीक पे होता है तब इसके ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो उसे देख लेंगे अपनी तरफ। धरने की बैठने की बात जहां तक आई है, तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने एक अहम बैठक की और इस बैठक के तहत जो कार्यदायी संस्थाएं थी जिनको कार्य आवंटित किए गए थे उनसे कार्य छीना गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और फिर जो उत्तराखंड की निर्माण एजेंसियां, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो और विद्युत विभाग हो, इनको काम दिया गया है। मुझे लगता है खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जनता दरबार में कुल 107 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जनता दरबार के दौरान हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन विवाद को लेकर सामने आई हैं। साथ ही अन्य शिकायत बिजली पानी संबंधित रही और 2 शिकायत समाज कल्याण विभाग की थी, जिनका तत्काल कार्रवाई करते हुए समाधान कर दिया गया है। जो लैंड से रिलेटेड नहीं है डिस्प्यूट्स ना, वो मोर और लेस हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे रिजॉल्व हो जाए। कंसर्न को हम बता देते हैं। जैसे अभी 2 समाज कल्याण की 2 शिकायतें आई थी, मोर और लेस उसमें जो भी सर्टिफिकेट बनने होंगे वो बन जाएंगे। फॉर्म्स मेरे यहाँ ही जमा करा के चले गए थे। ऐसी जो शिकायतें होती है वो बहुत रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें अड़ोसी पड़ोसी का कोई विवाद है, उसमें मौके पे जाना पड़ता है टीम को और रिजॉल्व करना। मेजरली जैसे होता ही है कि आपसी विवाद में लैंड डिस्प्यूट के जो होते हैं मोर और लेस वही शिकायतें मेजोरिटी में होती हैं। उसके अलावा बिजली पानी और कहीं अगर कोई नाली में चोक है या कुछ है, उस तरह के इश्यूज भी हैं। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों आम जनता मानसून के साथ साथ बढ़ती महंगाई से भी परेशान नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की थाली से टमाटर और बाकी सब्जियां गायब हो रही हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ताधारी दल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उनका यही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। उसके बाद फिर से दोबारा भी सत्ता में बीजेपी की सरकार है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फुटकर और एयरटेल के दाम
एक हो सकें, उसमें ज्यादा अंतर ना हो, इसके लिए विभाग प्रयासरत है, जिसमें जल्द ही मंडी समिति और बाकियों से बातचीत की जाएगी ताकि बाजारों में फुटकर के दाम ज्यादा ना बढ़े और आम जनता की परेशानी कम हो सके। देखिए, अभी मैं कल समाचार पत्रों में देखा था और अभी हम अपने एमडी मंडी से हम बात करेंगे और हम ये सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे कि थोक दाम और फुटकर दामों में एक मिनिमम अंतर होना चाहिए। देखने में आता है कि जो मंडी में 40-45 रुपए टमाटर होता है, रिटेल में जो है 80-100 रुपए बिकता है, तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे और इस दिशा में मैं अभी अपने एमडी से बात करने वाला हूं कि सभी मंडी के सेक्रेटरी को निश्चित करें कि वो इस पर जो है नियंत्रण रखें। देखिए, इन्होंने तो नारा ही दिया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दोबारा मोदी सरकार। आप देख रहे क्या स्थिति महंगाई की होगी। 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रही है सब्जियां, लोगों को आम जरूरत की चीजें मिल नहीं रही है। लेकिन सरकार कहां, सरकार तो दूसरे मुद्दों में लगी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो धार्मिक भावनाएं भड़काकर और कैसे इनके प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहती है। महंगाई के मामले में न सरकार सोच रही है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, न अधिकारी सोच रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी के पेट में लात मारने का काम किया है और उसकी जेब में डाका डालने का काम किया है। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित वन विभाग के मंथन सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। इस बैठक में इस साल प्रदेश में किस तरह से ज्यादा पौधों को लगाया जाए, उसको लेकर रणनीति भी तय की गई। इसके साथ ही इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि इस बार वन विभाग जो भी पौधे लगाएगा वह किसी प्राइवेट नर्सरी से नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार सरकार 15,000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांटेशन वन विभाग की एक किस्म से स्पाइन है। आप जब प्लांटेशन करेंगे और उस पर सर्वाइवल रेट, जिसको भी आज की तारीख में सुधार हुआ है, जो विगत 2 वर्षों में 44% का सर्वाइवल रेट था वो 54% हुआ है और इसको हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसको एक इंसेंटिव से जोड़ा है कि जो भी डिवीजन जितना ज्यादा सक्सेस रेट देगी उस हिसाब से प्रदेश में उस डिवीजन को अवार्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर पे 15,000 हेक्टेयर पे 15,000 हेक्टेयर पे हम करीबन 1 करोड़ 24 लाख के आसपास प्लांटेशन करने का इस बार का हमारा लक्ष्य है। वहीं सफाई के दौरान विष्णु घाट पर अजगर निकलने की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि एसपी देहात ने अजगर को पकड़ा है। बता दें कि पुलिस कर्मियों की ओर से सफाई की जा रही थी, इस दौरान अजगर निकला और हरिद्वार शहर की कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर साफ सफाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने अजगर को पकड़ा है। तो बड़ी खबर, जहां पर सफाई के दौरान विष्णु घाट पर अजगर निकला, जिसके बाद एसपी देहात ने अजगर को पकड़ा। पुलिसकर्मियों की ओर से सफाई अभियान चलाया जा रहा था, सफाई की जा रही थी और इसी दौरान घाट पर अजगर निकला, जिसको एसपी देहात और बाकी पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सफाई की जा रही थी, विष्णु घाट की सफाई पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही थी और इस दौरान अचानक से अजगर निकला
और जिसको एसपी देहात ने पकड़ा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार शहर के कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर साफ सफाई के दौरान अजगर विष्णु घाट से निकला और पुलिस ने अब उसे अपने पास रख लिया है। इसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अजगर को पुलिस विष्णु घाट से एसपी देहात ने अपने पास लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं कालाघाट टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे रेखलेखाल और नैनी डांडा ब्लॉक के कई गांवों में आदमखोर बाघ के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। इन गांवों के ग्रामीण लगातार वन विभाग से शिकायत कर रहे हैं कि बाघ उनके घरों के आसपास घूम रहा है, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रहा है। इस इलाके में आदमखोर बाघ 2 ग्रामीणों को अपना निवाला भी बना चुका है। उधर दूसरी ओर वन विभाग एक बाघ को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भी भेज चुका है, जब ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में 4 से 5 बाघ घूम रहे हैं। देखिए, गुलदार का तो नहीं, बाघ की मूवमेंट हमारे यहाँ है ये डला गांव में, जो ही पब्लिक गांव से लगा हुआ क्षेत्र है। तो हमारी मैदावन रेंज भी उससे लगती है। तो हमारे मैदावन रेंज का स्टाफ लगातार उधर गश्त कर रहा है और गढ़वाल वन विभाग की ओर से वहाँ जो है ट्रैंक्विलाइजिंग टीम इस समय काम कर रही है। डॉक्टर साहब मौके पे मौजूद हैं और उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया जाए। वहीं विकासनगर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोग नामी ब्रांड टाटा के नाम से गोरख धंधा चलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए मोटा मुनाफा कमा रहे थे। जिसके बाद पुलिस को टाटा के नाम से हूबहू नाम की पैकिंग और बनाने वाली नकली चाय पत्ती और नमक की सप्लाई की बिक्री की शिकायतें मिली, जिसके चलते सोमवार देर शाम पुख्ता सूचना और तैयारी के साथ टाटा कंपनी की टीम ने विकासनगर क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। टीम और स्थानीय पुलिस ने अंबाडी गांव में एक किराए के घर पर छापेमारी की, जहां पर टीम को स्टोर से भारी मात्रा में टाटा कंपनी के नमक और चायपत्ती की पैकिंग पाउच और कट्टे बरामद हुए। इसके साथ ही पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीन और उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर कोतवाली पहुंचाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। टाटा कंपनी की ओर से फील्ड मैनेजर आए हुए थे, तो उनके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थानों में छापेमारी की गई, जिसमें हमारे द्वारा अंबाड़ी क्षेत्र से 2 व्यापारियों के पास से 212 पैकेट टाटा सॉल्ट के नकली और 51 पैकेट टाटा टी के मिले हैं। इसके अतिरिक्त 11,500 रैपर सॉल्ट के और 1,000 पैकेट टाटा टी के बरामद हुए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आज से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने पुलिस के अधिकारी और जवानों को संयम के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ शरारती तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। बता दें कि डीजे को इस बार प्रतिबंधित नहीं किया गया है। कांवड़ मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 120 सेक्टर में बांटा गया है। 8,000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती हरिद्वार में की गई है। मुनि की रेती की अगर बात की जाए और लक्ष्मण झूला तो 2,000 तक पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा दर्शन के लिए हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। इस बार गंगा जल लेने के लिए करोड़ों की संख्या में शिव भक्तों को आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी अपनी तैयारियों में पूरी कर चुका है। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए
नारसन बॉर्डर से कावड़ पटरी तक पीएसी फोर्स, अर्धसैनिक बल समेत अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। भीड़ बढ़ाने पर डाइवर्ट रूट प्लान भी तैयार किया गया है। वहीं नोडल स्वास्थ्य प्रभारी ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में मंगलौर सीएचसी और रुड़की उप जिला अस्पताल में भी इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। पूरी कावड़ पटरी पर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही साथ सांप काटने पर इमरजेंसी सुविधा भी कैंप पर मौजूदी रहेगी। आज से हमारे जो 2 तरीके की तैयारियां की गई हैं। एक तो कावड़ मार्ग की, जो जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश पे उनकी तैयारी कर ली गई है, और जो हमारे एमआरपी सेंटर वो आज से फंक्शनिंग हो गए हैं। हमारे इस एरिया में जो पढ़ रहे हैं वो 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा नसीरपुर पुल पढ़ रहा है, मंगलौर पुल पढ़ रहा है और आसफनगर, तो वहाँ पे कैंप स्टार्ट हो चुके हैं। और जो हमारे कावड़ के जो श्रद्धालु हैं उनको सेवाएं देना प्रारंभ आज सुबह से किया जा चुका है। मंगलौर के टिकोला निवासी आराध्या चौधरी ने नेपाल में हुए अंडर 17 गेम में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त कर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं आराध्या चौधरी ने अपने गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीण समेत क्षेत्रवासियों ने आराध्या का जमकर स्वागत किया। दरअसल आराध्या चौधरी ने बिना मैदान की ही तैयारियां कर ये मुकाम हासिल किया है। आराध्या चौधरी ने खेतों के रास्ते पर तैयारियां कर नेपाल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जब आज आराध्या चौधरी अपने गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने उसका खुशी के साथ जोरदार स्वागत किया और लगातार आराध्या को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। लोगों ने मिठाई खिलाकर आराध्या को बधाई दी। इस मौके पर आराध्या ने बताया कि नेपाल में हुए गेम में 17 देशों की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनको पछाड़कर आज मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। इसी का माहौल तो देखो जी, ये सभी बहुत ही खुश हैं आज, और बहुत खुश होने का देखो मन ने भी बहुत अच्छी तैयारी कराई अपनी बिटिया को, और वो मन ने भी बहुत मेहनत की और बिटिया ने बहुत मेहनत की, और इसी मेहनत का हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो फल प्राप्त हुआ, और आगे भी ऐसे ही है तैयारी करती रहेगी और एक दिन भारत के लिए शायद ओलंपिक में गोल्ड मेडल देगा। उन्हें मेरा संदेश है कि भैया अपना जो हो बहुत अच्छी तरह से मेहनत करो, पूरे पूरे की बात तो किसी को ध्यान न दो। वैसा जो आप कुछ लड़के होते हैं ना कि रनिंग वगैरह में कुछ वैसी डाइट ले लेते हैं ज़्यादा नहीं करने के लिए, उससे बहुत हानिकारक है। ऐसी कोई डाइट ना ले, नॉर्मली अपनी डाइट रखें और अच्छी तरह से मेहनत करें। सर बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और जो नेपाल था उसमें सर बहुत सारी कंट्रीज से लोग आए हुए थे, लाइक 17 कंट्रीज थी। उसके बाद तो मुझे तो मेरे पे मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी, तो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा हो भी गया, मैंने गोल्ड मेडल ले लिया। और बस बाकी तो सर मैं अपने भारत के लिए लाई, अपने प्रदेश के लिए, अपने गाँव के लिए लाई, और सर आगे भी लाना चाहूँगी, और मैं अब मिनी ओलंपिक में ट्रायल दूँगी उत्तराखंड के। तो मंगलौर की बेटी ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर आराध्या एक बार वापस लौटी है। बता दें कि अंडर 17 गेम में आराध्या ने शिरकत की थी और नेपाल में हुए इस प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद वो अपने गांव वापस पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने साथ ही साथ सभी रिश्तेदारों, उसके परिजनों ने जोरदार स्वागत किया और मिठाई खिलाकर फूलमालाओं के साथ आराध्या का जोरदार स्वागत किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी उत्साह के साथ अपने प्रदेश की और जिले की बेटी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। सभी गांववासी पहुंचे हुए हैं और मिठाई खिलाकर आराध्या का जोरदार स्वागत। वहीं
वहीं काशीपुर में ऑल इंडिया रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय चलने वाली इस बड़ी प्रतियोगिता को लेकर काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में ऑल इंडिया रेलवे के खिलाड़ी अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उक्त पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सभी राष्ट्रीय स्तर के रेलवे खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच चुके हैं, जिनका कल सुबह आगाज किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड के काशीपुर में होने वाली इस प्रतियोगिता में रेलवे की टीम में राष्ट्रीय स्तर के 16 टीमों के महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करने जा रहे हैं। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी और अधिकारियों ने जिसको लेकर प्रेस वार्ता की है। और बता दें कि इस प्रतियोगिता में 16 टीमों के महिला और पुरुष हिस्सा लेंगे और पूरी तैयारी के साथ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए टीमें तैयार हैं और ये आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारी 19th मैन और 13th वुमेन ऑल इंडिया रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की ओपनिंग सेरेमनी कल सुबह होगी 9:30 बजे। इसमें हमारी मंडल रेल प्रबंधक महोदया श्रीमती रेखा यादव जी इसकी मुख्य अतिथि होंगी। साथ में हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे एसपी साहब ये लोग रहेंगे, हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और इसमें टोटल 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें मेन भी हैं, विमेन भी हैं। हमारे 16 जोन से टीम आई हुई है ऑल ओवर इंडिया से और इसमें लगभग 250 से 300 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। बात करें मेंस टीम कितने हैं सर? वुमेन्स टीम मेन टीम हमारी 15 है इस समय और 11 हमारी वुमेन की टीम है। तो कब तक आयोजन है? ये हमारी 4 तारीख को इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और 7th की शाम में इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, तो 4 से 7 तक। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।